हेलो टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं। कैलकुलस मेड इजी सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। हालांकि ये ऐसा टॉपिक है जो कई लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, उनको ठीक से समझ में नहीं आता। तो इसीलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, यानी डेरिवेटिव कैसे निकाले जाएं इनवर्स फंक्शन के, हम थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन को टच करते हुए चलेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या है। क्योंकि डेरिवेटिव निकालने में इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, और स्पेशली ग्राफ जो वहां पर कंडीशंस के अंदर मेंशन होती हैं कई बुक्स के अंदर। तो इसीलिए आप वहां कंफ्यूज ना हो, आपको पूरी क्लैरिटी सब्जेक्ट पे हो। तो हम थोड़ा सा एक 10 मिनट्स तक इनवर्स फंक्शन 10-15 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे डेरिवेटिव निकाले जाएं। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं। अगर किसी ने पढ़ा भी है ये टॉपिक तो उसका रिवीजन हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन को हम एंटी फंक्शन भी कहते हैं। इसको हम कभी कभी एंटी फंक्शन भी कहते हैं। ये दिस अंडूज द एक्शन परफॉर्म बाय फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एफ है तो उसका इनवर्स या एंटी फंक्शन जो है वो जो एक्शन करेगा उसे अंडू कर देगा, यानी नलीफाई कर देगा। फंक्शन कोई एक्शन करेगा तो जो इनवर्स फंक्शन है वो फिर से उसको अंडू कर देगा, यानी नलीफाई कर देगा उसको। अगर फंक्शन किसी चीज को कहीं पर लेके गया है, एक्स को वाई पर लेके गया है, तो ये फिर से वाई को एक्स पर ले आएगा। अब देखिए, अगर ये फंक्शन एफ है, हम कंसीडर करें, मान लीजिए ये कुछ फंक्शन जो है वो एक बॉक्स की तरह है। तो आप इसमें एक्स इनपुट डालिएगा। तो इनपुट डालिएगा तो क्या होगा, आउटपुट निकलेगी जिसे एफ एक्स हम लिखते हैं ना, फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लीजिए इसको हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब जब आप इसमें इनपुट डालेंगे जैसे F2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 7। तो 2 हमारी इनपुट है और 7 हमारी आउटपुट है। तो कोई भी फंक्शन के अंदर जब आप इनपुट डालेंगे तो ये आउटपुट निकलेगी एफ एक्स। अगर ये एफ एक्स इनवर्स फंक्शन के अंदर हम डालें, मान लीजिए ये इनवर्स फंक्शन है या एंटी फंक्शन कहें आप उस पर, तो ये फिर से जो इनपुट आई थी वो निकाल देगा। यानी इनवर्स फंक्शन के लिए ये इनपुट हो जाएगी और ये आउटपुट हो जाएगी, लेकिन असल फंक्शन के लिए ये इनपुट है और ये उसकी आउटपुट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो f अगर x को fx बना देता है तो इनवर्स जो f का है वो fx को फिर से x बना देगा। और इनवर्स को f के हम डिनोट करते हैं इस तरह से, f, यहाँ f रेज टू दी पावर -1 नहीं है, यानी दिस इज नॉट इक्वल टू 1/f। ये नहीं है, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये सिर्फ एक सिंबल है, दिस इज नॉट एन एक्सपोनेंट, ये कोई पावर नहीं है। तो अगर हमारे पास x है तो f जो है वो x को fx बना देगा, और एंटी फंक्शन जो f इनवर्स है वो fx को फिर से x बना देगा। तो अब यहां पर डोमेन और रेंज, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा है कि फंक्शन जो है वो x को fx बना रहा है और एंटी फंक्शन फिर से fx को x बना रहा है। तो अगर हमारे फंक्शन की डोमेन, डोमेन कहते हैं जैसे fx
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स की जो वैल्यूज हैं, सेट ऑफ वैल्यूज, इसे कहते हैं डोमेन, और जो ये आउटपुट निकल के आएगी इसकी वैल्यूज को कहते हैं रेंज। तो अगर इसकी डोमेन एबीसी है और रेंज ईएफजी है, तो एंटी फंक्शन क्या करेगा, एंटी फंक्शन में आप इसकी आउटपुट डालेंगे तो फिर से इनपुट बना देगा। यानी ये इसने एफ ने एबीसी को ईएफजी बनाया था, यानी ए को ई, बी को एफ, मान लीजिए सी को जी, और इसका इनवर्स फिर से ईएफजी को एबीसी बना देगा। तो इसका हुआ कि जो इनवर्स फंक्शन है उसकी ये डोमेन होगी और ये उसकी रेंज होगी। ये डोमेन होगी इनवर्स फंक्शन की, और क्योंकि इसको ईएफजी को फिर से एबीसी बनाना है तो फिर ये इसकी रेंज हो जाएगी। बिल्कुल उलट जाता है, इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो असल फंक्शन की रेंज है, और इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो असल फंक्शन की डोमेन है, यानी जिसका वो इनवर्स है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए चूंकि आगे यूज होगी, हम सिर्फ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, पूरी डिटेल में हम कवर नहीं कर रहे हैं। डिटेल में अगर आपको इन सब चीजों को देखना होगा तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम अपने वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एफ इनवर्स जो है वो एफ का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन हमारा मिरर में बनता है अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है y इज इक्वल टू एक्स को अगर हम मिरर माने तो f का रिफ्लेक्शन f डैश है, या f डैश का रिफ्लेक्शन f होता है। ये अभी हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये फंक्शन है, कोई भी इस पे पॉइंट है 5 2, यानी अगर हमारी इनपुट डालें हम 5 तो आउटपुट निकल के आ रही है 2। तो जो इनवर्स है उसके अंदर हम ये आउटपुट डालेंगे 2 एज इनपुट, तो इसकी आउटपुट 5 निकल आएगी। यानी इसने 5 को 2 बनाया तो फिर से ये 2 को 5 बना देगा। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। अब अगर ये 5 और ये 2 है, ये कोऑर्डिनेट, तो उसको देखिए वो हो जाएगा 2 5। तो अगर आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन यहां खींचते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। यानी ऐसे कि जैसे अगर आप लाइन y इज इक्वल टू एक्स पर मिरर रखें, मान लीजिए मिरर पे इस तरफ से पॉलिश है, तो f डैश का जो इमेज है तो यहां बनेगा, और अगर मिरर में इस तरह से पॉलिश है तो इसका इमेज यहां बनेगा। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ इसमें यूं दिख रहा है तो उसके एंटी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो अगर फंक्शन g जो है वो f का इनवर्स है, हम f के इनवर्स को f ये भी लिख सकते हैं, या मान लीजिए उस फंक्शन का नाम ही g है, हम g से डिनोट करते हैं। तो f फंक्शन जो है वो x को fx बनाता है, और g उसका इनवर्स है तो फिर से fx को x बना देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि g के अंदर आपने ये इनपुट डाली तो फिर से x बन गया, यानी g के अंदर ऑफ fx ये हमारा x बन गया। ठीक, तो हम लिखेंगे g ऑफ fx इज इक्वल टू x, या इसको लिखते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर fog और gof यानी f ऑफ gx और g ऑफ fx दोनों x हैं तो हम कहेंगे f और g एक दूसरे के इनवर्स है।
ठीक। तो चलिए अब हम कंसीडर करते हैं फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन से डील करना है, तो हम केवल अब देखते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स क्या एक दूसरे के इनवर्स हैं। भाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इन एक्स और जी एक्स जो है वो साइन इनवर्स एक्स है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? अभी आपने पढ़ा एफ ऑफ जी एक्स बराबर होना चाहिए एक्स के, और जी ऑफ एफ एक्स वो भी एक्स के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ये बराबर होगा जी ऑफ एफ एक्स है साइन एक्स, और ये बराबर होगा जी है साइन इनवर्स साइन एक्स। तो मान लीजिए अब आप इसमें कुछ वैल्यू दीजिए, जी ऑफ एफ पाई बाई 4 बराबर होगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, और ये बराबर होगा साइन इनवर्स 1/√2, और ये बराबर होगा फिर से पाई बाई 4 के। देखिए जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर हो गया। दूसरा एफ ऑफ जी एक्स, ये बराबर होगा एफ ऑफ साइन इनवर्स, एफ है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो अब आप यहां पर कोई एक्स की वैल्यू दीजिए, यानी एफ ऑफ जी, मान लीजिए हम लेते हैं √3/2, ये बराबर होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स √3/2, और साइन इनवर्स √3/2 क्या होगी? साइन ऑफ पाई बाई 3, 60 डिग्री की होती है, और ये फिर √3/2 के बराबर रहेगी। तो यहां भी एफ ऑफ जी एक्स वो भी एक्स के बराबर हो गया। ठीक, तो यहां पर हमने एक छोटी सी गलती करी है, बल्कि यहां थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। आप वीडियो को पॉज करके सोचिए कि क्या चीज और होना चाहिए थी यहां पर। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने जरूर सोच लिया होगा। देखिए यहां पर हमने साइन इनवर्स 1/√2 को लिखा पाई बाई 4, यानी 1 जो एंगल जिसकी जो साइन 1/√2 है वो पाई बाई 4 है। लेकिन खाली पाई बाई 4 नहीं होता है, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, 11 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट एंगल्स हैं जिनकी के साइन जो है 1/√। हमने यहाँ पर -π/2 से π/2 तक ही लिए हैं एंगल्स, इसलिए वही हमें याद है और वो हम लिख रहे हैं, वरना इसमें तो पता नहीं कितने एंगल्स आएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी है, √3/2 को हमने π/3 लिया है, इसमें तो पता नहीं इनफाइनाइट एंगल होंगे। अगर आप साइन कर देखें, अभी हम आपको स्लाइड में दिखाएंगे, यहाँ प्रॉब्लम आती है, इस जगह प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स में। तो देखिए हम इसका कर्व बनाते हैं, पहले हम आपको इसकी मैपिंग दिखाते हैं। मान लीजिए आप एक्स जो है वो सेट ऑफ इनपुट्स है, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे,
मान लीजिए हमने कुछ लिए, π/4, 3π/4, 9π/4, 11 एंड सो ऑन, और आउटपुट भी में भी इनफाइनाइट जो है वो एलिमेंट्स होंगे। तो हमने मान लीजिए 1/√2 लिया है और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं। आप देखिएगा ये जो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स शो करे हैं, ये हमने 4 ही शो करे हैं, बहुत से एंगल होंगे जिनकी के साइन 1/√2, इन सबकी जो साइन है वो, यानी यहाँ पर x की जगह आप π/4 रखिए, 3π/4, 9π/4, 11π/4, सबके अंदर जो आउटपुट है वो 1/√2 ही आएगी। अब अगर आप इसका इनवर्स बनाएंगे, यानी f का इनवर्स, वो क्या करेगा, इस वैल्यू को वापस पहुंचा देगा जहां से ये चली थी, लेकिन अब किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इनफाइनाइट है। अगर 2 भी होंगे तो प्रॉब्लम हो, इसीलिए इस तरह से हम इनवर्स इसका नहीं बना सकते। अगर आप इसका कर्व भी देखें तो देखिए ये कर्व है साइन का, आपने देखा होगा। अगर हम यहां पर एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले, तो देखिए इतने से कर्व कोई कितनी जगह काट रही है लाइन। इसका मतलब है इस वैल्यू के लिए साइन की, ये एंगल θ1 है, इस पे भी यही वैल्यू है, ये θ2 है, यहाँ भी यही वैल्यू है, ये θ3 है, यहाँ भी यही वैल्यू है, ये θ4 है, यहाँ भी यही वैल्यू है, ये θ5 है, यहाँ पर भी यही वैल्यू है। तो इनफाइनाइट एंगल्स होंगे जिनकी के यही वैल्यू आएगी। तो इनवर्स जो है ऐसे हालत में साइन का पॉसिबल नहीं है, इनवर्स इस केस में पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इतना हिस्सा काट लें, यानी अब इस केस में हर एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू है, यूनिक, जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, कोई ये वाली वैल्यू कहीं पर भी रिपीट नहीं हुई। तो इस पोर्शन के लिए, इतने पोर्शन के लिए हमारा इनवर्स शेडेड रीजन में इनवर्स पॉसिबल है। तो इनवर्स फंक्शन इसका मतलब है बाइजेक्टिव होना चाहिए, एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू होना चाहिए। देखिए इसमें, इससे पहली स्लाइड में हर x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू है, हर x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू है और यूनिक है, ठीक है, उसको कहते हैं हम बाइजेक्टिव मैपिंग। तो इनवर्स फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी अगर ये x जो है वो सेट ऑफ इनपुट्स है और y सेट ऑफ आउटपुट्स है, तो हर एलिमेंट इसका एक एलिमेंट से मैप होना चाहिए, ठीक। तो हमने कहा कि हम साइन का इनवर्स कैसे बनाएंगे। अब ये साइन का करवा गया, तो अब हम यहाँ पर ये शेडेड रीजन ले लेते हैं। देखिए इस पोर्शन में आपकी, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो एक ही जगह काटेगी यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसे बढ़ाएं तो देखिए यहाँ पर और जगह काट रही है, लेकिन सिर्फ इतने रीजन में एक टाइम में एक ही वैल्यू को टच करेगी। तो ये बाइजेक्शन है इतने शेडेड पोर्शन। अब इसमें डोमेन क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x -π/2 से π/2 डोमेन, और रेंज है -1 से +1 तक, ये रेंज है, ठीक। अब हम इसका इनवर्स बनाते हैं, इतना पोर्शन कट करके हमने ले लिया, ठीक है। अब इसकी डोमेन है -π/2 से π/2 और रेंज है -1 से +1। इसका मतलब है यहां पर ये एक 3 पॉइंट्स ले लीजिए, 1, 2 और 3। यहां पर x की वैल्यू है π/2, तो y की वैल्यू है 1, यहाँ x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 0, यहाँ x की वैल्यू है -π/2 और y की वैल्यू -1। अब जब हम इनवर्स बनाएंगे तो इनवर्स में आपको पता है जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन हो जाएगी, और जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी। तो अब जब इसका इनवर्स करेंगे
तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1 और π/2। इसमें तो इसका हो जाएगा 0 और 0, और यहां पर हो जाएगा -1 -π/2। इसको हम नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, यानी ये इनवर्स के पॉइंट्स हैं। तो 0 0 यानी यहां से पास होगा, 1 π/2 1 और π/2 ये, और -1 -π/2 यहाँ। इसका मतलब हुआ कि ये जो है वो इस तरह का कर्व आएगा। अब हम इसे बनाते हैं, देखिए ये रेड कलर में कर्व। अब हमने कहा था कि जो आपका इनवर्स कर्व है वो एक्चुअल कर्व का रिफ्लेक्शन होता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। चलिए चेक करते हैं। ये हमने बनाई लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब आप ये रेड कर्व को उधर ले जाइए जरा, परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, ठीक। तो इस तरह से हम इनके इनवर्स के कर्व्स बनाते हैं। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस में, जो हम कैलकुलस फिनिश होने के बाद डालेंगे कुछ ही टाइम में। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो वहां वो वीडियोस जरूर देखिएगा, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए इतना ही काफी है। तो इस तरह से हम साइन इनवर्स कर्व, यहाँ पर इसकी डोमेन -1 to +1 है, दोनों इंक्लूडेड, -1 +1 दोनों इंक्लूडेड है। इसी तरह से कॉस इनवर्स का ये आता है, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। कॉस का भी डोमेन यही है, टेन इनवर्स का डोमेन -∞ to +∞, यानी सारे रियल नंबर्स। कॉट इनवर्स का भी वही, सेक इनवर्स का जो है वो सारे रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -1 से +1 थे, यानी -1 और +1 की वैल्यूज इंक्लूडिंग नहीं है। इसी तरह से कॉसेक का। तो ये डोमेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वहां पर एक कंडीशन लगाई जाती है। तो चलिए, अब आपको हमने इतना बता दिया है इनवर्स का कि इस टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो चलिए अब डेरिवेटिव निकालते हैं इनवर्स फंक्शन के। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका dy/dx होता है 1/√1 - x²। अब देखिए, इसको निकालने से पहले एक चीज और बताते हैं। y इज इक्वल टू, मान लीजिए हम लिखें 3x² प्लस 2x अगर है, तो dy/dx किसके बराबर होगा? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2x प्लस 2, यही होगा नहीं? आपने निकाला होगा कुछ, मतलब इससे पहले जो हमने वीडियोस में बताया। मान लीजिए कुछ इस तरह का होगा, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस e रेज टू द पावर x प्लस साइन x, अगर इस तरह से है तो dy/dx किसके बराबर होगा? n x n-1 प्लस e रेज टू द पावर का e रेज टू द पावर x प्लस साइन x का cos x। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको दोनों तरफ वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास y की जगह ऐसे हो, साइन y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस e रेज टू द पावर x प्लस साइन x। अब हम क्या करेंगे? अब अगर हमें दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, इधर तो वही होगा nx n-1 प्लस e रेज टू द पावर x प्लस cos x साइन x। यहां पर साइन y हो गया, खाली y था तो dy/dx हो गया। तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन में हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसी रखेंगे तो ये हो जाएगा cos y, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अभी देखिए इसे यूज करेंगे। ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट है जो हमने इससे पहले वीडियो में
बताया होगा। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पर इसका डेरिवेटिव 1/√1 - x² कैसे आया, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x implies that x is equal to sin y या sin y is equal to x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए राइट साइड में x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा cos y इंटू dy अपॉन dx। इसका मतलब है dy अपॉन dx बराबर 1/cos y। और अब हमारा x है साइन y, तो यहां आ रहा है cos, तो cos को कन्वर्ट करिए साइन में। आपको मालूम है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो cos x इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 1/√cos y 1 माइनस साइन स्क्वायर y। और ये बराबर हो जाएगा 1/√, साइन y हमारा x है 1 माइनस x स्क्वायर। यही हमारा